तो हम आगे बढ़ते हैं। प्लास्टरिंग का जो एक कंपोनेंट हमने लिया हुआ है डिस्कशन करने के लिए, तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये जो एक ब्रिक वर्क हो रखा था, इस ब्रिक वर्क में करीबन 15 से 20 दिन पुराना ये ब्रिक वर्क है। इसमें ये अच्छे से चीज़ें सेट हो रखी हैं बढ़िया से, ये वाली जो चीज़ें हैं। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जो हम जितना ज़्यादा डिफ़र कर सकते हैं इसे इमीडिएटली प्लास्टर करना ब्रिक वर्क के ऊपर, वो करना चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब हम प्लास्टर कर लेते हैं पूरा का पूरा, तो प्लास्टरिंग के बाद में जो हम इसकी क्योरिंग करना शुरू करते हैं, तो उसमें से क्या होता है, मोस्टली पानी पूरा का पूरा स्लिप कर जाता है। तो एक आइडियल केस ये होता है कि जब हम प्लास्टर करें तो दीवार के एक साइड में प्लास्टर कर लें पूरा, तो उससे ये बेनिफिट हमें हो जाती है। हालांकि पूरी, क्योंकि कैपिलरी एक्शन के कारण पूरी ब्रिक पानी ले लेती है हमारी, और जब हम इसकी क्योरिंग कर रहे हैं प्लास्टरिंग करने से पहले, तो हम टॉप से पानी बहाना शुरू करते हैं और वो पूरा का पूरा नीचे तक चलता जाता है। तो इस तरीके से ये पूरी ईंट गीली हो जाती है। एक नॉर्मल कोर्स में अगर मैं बात करता हूँ तो एक बेसिक लेमेंस भाषा में हमारे पास में जो होगा, तो ये एक देखिए मेरे हाथ के ऊपर में रिटेन हुए हैं छोटे छोटे मॉइस्चर के पैचेस। तो ये हमारी एक प्लास्टिक के लिए अब दीवार रेडी है। तो अब इधर की तरफ से मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारी प्लास्टिंग होनी है। जैसा इधर था हमारे पास में एक अच्छे ग्रूव्स अवेलेबल हैं प्लास्टिंग को ग्रिपिंग करने के लिए, और ये ईंट का भी टेक्सचर हमारा सा जो दिख रहा है वो अच्छे से पिकअप करने के लिए दिख रहा है। अब आगे एक दो वीडियो के अंदर मैं ये डिस्कस करूँगा कि अगर आप पुराने ब्रिक यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, जिससे कि आपकी जो प्लास्टरिंग की जो पकड़ है पुरानी ईंटों के ऊपर में वो अच्छे से हो जाए। अब इधर आते हैं तो हम यहाँ पर देख के चलते हैं कि जो फिनिश्ड वाली जो हमारी साइड होती है, फिनिश्ड वाली साइड जनरल कोर्स में हम ऐसे करके वर्कआउट करते चलते हैं। ये वाला जो चीज़ें ऐसे जब ब्रिक वर्क होता है तो इस तरीके से हम वो कर लेते हैं, परंतु इसको जब फिनिश्ड हो जाता है ब्रिक वर्क तो उसको पूरा का पूरा हम इस तरीके से रेकिंग करते हैं, मतलब एक तरीके की डीप ग्रूव्स बनाते हैं जिससे कि हमारा जो प्लास्टर इस पर पिकअप कर सके, अच्छे से पिकअप कर सके। तो इसको रेकिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को। अब हमें हमारे जो मिस्त्री हैं अर्शद जी, वो एक सैम्पल वर्कआउट करके बताएंगे कि इसको किस तरीके से हम प्लास्टर कर सकते हैं। तो हमारे सामने ये सीमेंट मोर्टार है। ये कितने एक रेशो में बनाया हुआ है? ये 1:5 के रेशो में बनाया है। इसमें 1 पार्ट सीमेंट है और 5 पार्ट हमारा जो है वो सैंड है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, यमुनानगर वाला सैंड वाला जो था। अब अर्शद जी बताएंगे कि किस तरीके से प्लास्टरिंग का प्रोसेस होता है। ये इस तरीके से इसके ऊपर में थ्रो करते हैं सीमेंट मोर्टार को, और उसके बाद में ये इस तरीके से इसे प्रेस करके, काफ़ी देख रहे हैं आप, इस हाथ से ठीक ठाक डिसेंट लेवल का प्रेशर मार रहे हैं। और आप ये कैसे निर्धारित करेंगे कि इसकी जो थिकनेस है वो हमारी 1 सेंटीमीटर से के आसपास है। तो इन्होंने देखिए कट करके दिखाया कि वो करीब करीब हमारी जो है 1 से लिटिल ओवर 1 सेंटीमीटर आ रही है। अब ये इनके पास वो होता है जिससे एक उसकी सरफेस को लेवल करके चलते हैं। तो ये इनके पास में क्या होता है कि ये एक रूसा होता है और इसी तरीके का एक दूसरा होता है जिसको ये गिरमाला बोलते हैं। ये वाला ये स्टील का होता है और ये लकड़ी का होता है। जब हम इससे करते हैं तो हमारी एक इस तरीके की रफ फिनिश आती है, और फिर इसको हल्का सा स्मूथन आउट करना होता है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना होता। ये इसको प्रेस करके बताएंगे, हल्का सा, बहुत हल्का सा, बस ये इतना। अगर इससे ज़्यादा हम स्मूथन आउट करने की कोशिश करते हैं तो हमारी जो वाटर इसके अंदर में है वो वाटर सरफेस पर आ जाता, जो कि इस सरफेस को वीकन आउट कर सकता है। दूसरी इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये तो हमने एक छोटा सा सैंपल किया। जब हमारा लंबा पैच होता है तो लंबे वाले पैच को हम फ्लैट जो होती है, फ्लैट से पहले इवन करते हैं, फिर ये लकड़ी वाले रूसे से करते हैं, और फिर तीसरे नंबर पर हमारा जो गिरमाला होती है उससे वर्कआउट करते हैं। पर यहाँ पर देखिए आपको सन की रेडिएशंस में एक चीज़ दिख रही होगी, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिख रही होगी, क्योंकि बहुत सारे वैरायटी के मेसन्स होते हैं, अलग अलग स्किल लेवल के, अलग अलग उनके हाथ में स्ट्रेंथ होती है। तो उस अलग अलग स्ट्रेंथ होने की वजह से जब वो उसको गिरमाला को करते हैं तो
तो ये जो आपको हल्के 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 डिप्रेशन जो दिख रहे हैं पूरे वॉल के अंदर में, ये जनरल कोर्स में विजिबल आउट हो जाता है, पर ये मिनिमाइज किए जा सकते हैं अगर आपके बहुत हायर लेवल के वर्कमेंस हैं। दूसरा, अगर आप इसके ऊपर में गिरमाला नहीं लगाएंगे तो वहाँ तक क्या रहता है, एक बहुत ही यूनिफॉर्म प्रेशर रहता है हमारा प्लास्टिक के ऊपर में, तो वो मैनेज आउट हो जाता है। पर उसकी जो रफनेस है, जो सरफेस की, उस रफनेस को हमें फिर कवर करना होता है जो हम इंटीरियर फिनिशेस में करते हैं, यानी कि जो हमारा सीमेंट बेस्ड पुट्टी होती हैं, आपका एक्राइलिक पुट्टीज होती है, तो उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी हमारी हायर साइड में चली जाती है। तो उस चीज़ को जनरल कोर्स में अवॉइड करने के लिए लोग बाग इसे गिरमाला से रगड़वा देते हैं पूरे। तो ये थोड़े से प्रिकॉशंस हमें ध्यान में रखते हैं, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और लेटर ऑन जब हम पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे तो हम ये जो एक एरर्स हैं हमारे, या जो एक इम्प्रेशंस बनता है, इसे किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि जब इंटरनल लाइटिंग हो जाती है तो यही इंप्रेशन बहुत ज़्यादा दिखते हैं पेंटिंग के बाद में। तो वो हम लेटर ऑन पेंटिंग्स के जब वीडियोस में डिस्कशन करेंगे तब हम उसे वर्कआउट करना बताएंगे कि किस तरीके से वर्कआउट किए जा सकते हैं। और अगली हम वीडियोस में ये बात करेंगे कि हम जब प्लास्टरिंग की क्योरिंग करेंगे तो वो किस तरीके से कितने दिन हमें क्योरिंग करनी है, और कब हम डिसाइड कर लें कि हाँ हमारी जो एक प्लास्टरिंग की स्ट्रेंथ है वो आ गई है।